आप सबका फिर से मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में स्वागत है। आज मैं एक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका टाइटल है किंग ऑफ जेल ब्रेकर्स। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। फिल्म जापान में एक अधिकतम सुरक्षा जेल में खुलती है, जहां केवल सबसे कुख्यात अपराधियों को रखा जाता है। दो गार्ड एक एक करके कक्षों का निरीक्षण कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वे आइसोलेशन सेल के पास आते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से जापान में सबसे खतरनाक अपराधी रहता है, जिसका नाम सुजुकी है। वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जिसे कई वर्षों से बंदी बनाकर रखा गया है। गार्ड के जाने के बाद सुजुकी मुस्कुराती है और अपना एक दांत निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद गार्ड परिधि का निरीक्षण करने के लिए वापस आते हैं, लेकिन इस समय तक सुजुकी पहले ही बाहर हो चुकी है। गार्ड में से एक को किसी की उपस्थिति का आभास होता है और वो जगह के चारों ओर अपनी टॉर्च जलाकर देखते हैं। हालांकि सुजुकी अपने पाक और कौशल का प्रदर्शन करते हुए बिना कोई शोर किए रोशनी से बच जाती है। वो तब तक दीवार से चिपक जाता है जब तक कि गार्ड अपनी जांच फिर से शुरू नहीं कर देते। तभी गार्ड आइसोलेशन सेल में पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सुजुकी भाग गई है। वे तुरंत बैकअप के लिए बाकी गार्ड्स को बुलाते हैं और कुछ ही समय में यह जगह सेना के जनरलों से घिर जाती है। इस बीच हम देखते हैं कि सुजुकी प्रायद्वीप की छत से भाग रही है, जबकि बैकग्राउंड में अलार्म बज रहा है। जैसे ही वह एक गतिरोध पर पहुंचता है, अचानक बारिश होने लगती है और फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। 12 साल पहले कैदियों के एक नए जत्थे को मध्यम सुरक्षा जेल में लाया जाता है। उन कैदियों में सुजुकी भी है, जो 10 साल की सजा काट रहा है। वो एक शर्मीला व्यक्ति है जो कभी एक शब्द नहीं बोलता है और उसके सीने पर एक अजीब उल्टा माउंट फूजी की टैटू है। हमें यह भी पता चलता है कि सुजुकी जेलों से भागने के लिए कुख्यात है, क्योंकि वो पहले ही 3 बार यह उपलब्धि हासिल कर चुका है। गार्ड इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि सुजुकी इस बार बच नहीं पाएगी। अगले दृश्य में सुजुकी को उसके सेल में ले जाया जाता है, जो एक छोटा कमरा है जिसमें शीर्ष पर एक वेंटिलेटर है। वो वेंटिलेटर को ऐसे घूरता है जैसे उसके दिमाग में कुछ हो। बाहर एक गार्ड जेल वार्डन से बात करता है, जिसका नाम श्री कनेमुरा है, और उन्हें आश्वासन दिया कि वे सुजुकी की देखभाल करेंगे। हालांकि जब वो दरवाजे से झांकता है तो वो पाता है कि सुजुकी पहले ही भाग चुकी है। कुछ ही समय में प्रायश्चित भगोड़े अपराधी का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान आयोजित करता है। वे अपराधी को प्रतिभाशाली मानते हुए पूरे शहर को घेरने की एक विस्तृत योजना बनाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे बिना पसीना बहाए 20 मिनट के भीतर उसे ढूंढ लेते हैं। किसी कारण से सुजुकी रेल की पटरियों के बीच से सीधे दौड़ रही थी। बाद में उसे वापस उसी सेल में लाया जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ बंधे हुए हैं। इस बीच जब एक गार्ड ने अपने दरवाजे से झांका तो उसने पाया कि सुजुकी ने उसके सिर को कंबल से ढका हुआ है। क्रोधित होकर गार्ड सुजुकी को सिर बाहर करके सोने के लिए चिल्लाता है, लेकिन सुजुकी उसकी बातों को नज़रअंदाज करती है। नतीजतन उसे बुरी तरह पीटा जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वार्डन सुजुकी के पिछले कैद के रिकॉर्ड को चेक कर रहा है। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे एक अजीब संयोग मिलता है। हर बार जब सुजुकी जेल से भागता था तो वह लगभग तुरंत ही पास की रेल पटरियों पर पकड़ लिया जाता था। रात में वार्डन गार्ड के साथ जगह की नियमित जांच कर रहे हैं। जब वे सुजुकी के सेल में प्रवेश करते हैं तो वे यह देखकर चकित रह जाते हैं कि उसने अपनी हथकड़ी खोल दी है। गर्म स्वभाव वाला गार्ड जानना चाहता है कि सुजुकी ने इस तरह की चाल कैसे चलाई, लेकिन हमेशा की तरह वो चुप रहता है। इस वजह से उसे एक बार फिर सजा मिली है। एक दिन सुजुकी एक छोटे से तार से खेलती दिखाई देती है। उसने किसी तरह इसे अपने सेल के अंदर तस्करी कर लाया है और यह वही उपकरण है जो उसे अपनी हथकड़ी खोलने में मदद कर रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि वो इसे कहाँ छिपाता है, ठीक है, आप इसका उत्तर जानते हैं। अगले दृश्य में वार्डन अपने परिवार के साथ एक सप्ताह के लिए समय बिताने के लिए जेल से निकल जाता है। उसकी अनुपस्थिति में गार्ड आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और यह सुजुकी को अपनी योजना को पूरा करने के लिए एकदम सही मौका मिल जाता है। वो तार का रोल निकालता है और उससे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद एक गार्ड अंत में उस जगह का निरीक्षण करने के लिए आता है। जब वो दरवाजे से झांकता है तो वो देखता है कि सुजुकी फिर से सिर ढककर सो गई है। हालांकि इस बार वो बस इसे अनदेखा कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुजुकी छत से गार्ड को देख रही है। वो पहले ही सेल से भाग चुका है और अब वो इमारत से भागने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। जब गार्ड निकल जाता है तो वो और ऊपर चढ़ जाता है जब तक कि वो शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। फिर वो छत में एक नर्म जगह पर घूंसा मारता है, एक छेद करता है और जगह से बाहर निकल जाता है। जब गार्ड को इसकी हवा लगती है तो वे तुरंत अलार्म बजाते हैं। वार्डन को भी भागने के बारे में पता चल जाता है और वो वापस जेल लौटने का फैसला करता है। अगली सुबह जैसा कि अधिकारी तलाशी की योजना बना रहे हैं, वार्डन आता है। वो समूह को सुझाव देता है कि वे सभी योजनाओं को रद्द कर दें और इसके बजाय एक टीम को पास के रेलवे ट्रैक पर भेज दें।
अधिकारी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सुजुकी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो एक ही स्थान पर छिपने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन जब वार्डन उन्हें बताता है कि मुझे विश्वास है कि वो वही मिलेगा, तो वे सहमत हो जाते हैं। हैरानी की बात है कि उसकी भविष्यवाणी सच हो जाती है, और भगोड़े अपराधी को फिर से पटरियों के पास पकड़ लिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे जेल से बाहर निकलते ही उसकी सारी बुद्धि खत्म हो जाती है। अगले दिन वार्डन को उसकी त्वरित सोच के लिए पुरस्कृत किया जाता है और न्याय मंत्रालय में एक उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है। इसलिए उससे अब जेल में अपनी ड्यूटी छोड़नी होगी। उनका नया कार्य देश भर के विभिन्न प्रायश्चितों का दौरा करना और कैदियों के रहने की स्थिति का निरीक्षण करना है। दूसरी ओर सुजुकी फिर से अपने सेल तोड़कर भाग जाती है और ट्रेन की पटरियों के पास पकड़ी जाती है। हर साल बीतने के साथ वो कई प्रायश्चितों में स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे अंदर नहीं रख पाया। इस वजह से मीडिया उन्हें ब्रेकआउट किंग कहता है और वह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन जाता है। एक समय तो वो इतना लोकप्रिय हो जाता है कि बच्चे भी उसे मानने लगते हैं। इसके बाद फिल्म तेजी से 12 साल आगे बढ़ती है, जहां सुजुकी को केंद्रीय प्रायद्वीप में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस बार उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए कुछ गार्डों को नियुक्त किया गया है। उसकी कोठरी भी एक बुरा सपना जैसा है। यह पूरी तरह से कंक्रीट से बना है और इसके दरवाजे पर कई ताले लगे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सेल वही आइसोलेशन सेल है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जैसे ही गार्ड चले जाते हैं, सुजुकी पूरे सेल को स्कैन करती है और कुछ भी खोजने की कोशिश करती है जो उसे वहां से भागने में मदद कर सके। एक दिन एक गार्ड खाना लेकर आता है और उसे सुजुकी के सेल के अंदर रख देता है। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होता है, सुजुकी अचानक उसे हथकड़ी लगा लेती है और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। नतीजतन गार्ड सीटी बजाता है और बैकअप के लिए बाकी गार्ड्स को बुलाती है। कुछ ही समय में कई लोग आते हैं और सुजुकी को गूदे से पीटते हैं। होश में आने के बाद वो दरवाजे के छोटे से खुले हुए जगह से झांकता है और गार्ड की गतिविधियों को ट्रैक करता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसके चेहरे से खून टपकता है और लोहे की सलाखों को भिगो देता है। अगली सुबह गार्ड सुजुकी के हथकड़ी में कुछ अतिरिक्त पेंच जोड़ते हैं, इस उम्मीद में कि वो इस बार इसे नहीं खोल सकता। जाने से पहले वे उसे एक और क्रूर दंड देते हैं। इस तरह सुजुकी के दिन बीतने लगते हैं। वो जानबूझकर पहरेदारों पर हमला करता है, पीटा जाता है और अपने दरवाजे के लोहे की सलाखों को अपने खून से भिगो देता है। एक दिन गार्डों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका एक दांत गिर गया। हैरानी की बात यह है कि सुजुकी इसे उठाती है और मुस्कुराने लगती है, जैसे कि उसने इसकी पूरी योजना बनाई हो। अगले सीन में सुजुकी अपने दांत से दीवार पर कुछ खींचती नजर आ रही है। जब कोई गार्ड आता है तो वो तुरंत दांत को उसकी मूल स्थिति में अपने मुंह के अंदर रखता है। कुछ हफ्ते बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला किया। इस बार वो सभी सीमाओं को पार कर गया और उसे सबसे खतरनाक सजा दी जाती है। वे एक लंबी जंजीर निकालते हैं, उसे बांधते हैं और उसे कठिन मुद्रा में खड़ा करते हैं। दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो अभी भी उसी स्थिति में है। एक दिन घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में सुजुकी गाना शुरू कर देती है। अंत में पता चला कि वो बोल सकता है। फिल्म फिर एक साल आगे बढ़ जाती है और बेचारा सुजुकी अभी भी सजा भुगत रहा है। वो एक भगोड़े की तरह दिखने लगा है और उसके हाथों से कीड़ों को भागते हुए देखा जाता है, जहां उसे हथकड़ी से बांध दिया गया है। सौभाग्य से उस शाम गार्ड उसके सेल में घुस जाते हैं और अंत में जंजीरें उतार देते हैं। नतीजतन उसे आखिरकार पूरे एक साल के बाद आराम मिलता है। इस बीच पूर्व वार्डन श्री कनेमुरा वहां की सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रायश्चित पर आता है। जब वो आइसोलेशन सेल के पास जाता है तो उसे एक बीमार और नाजुक सुजुकी दिखाई देती है। हालांकि वो बस उसे अनदेखा करता है और चला जाता है। इसके बाद हमें उसी रात में ले जाया जाता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जब यह बाहर बिजली गरजने लगता है तो सुजुकी अपनी योजना को गति प्रदान करती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो एक वर्ष से अधिक समय से इस दिन का इंतजार कर रहे हों। वो अपना दांत निकालता है और अपने हथकड़ी के पेंच खोलने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुजुकी दीवारों पर चित्र नहीं बना रही थी, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ अपना दांत तेज कर रहा था ताकि वो शिकंजा फिट कर सके। हथकड़ी से मुक्त होने के बाद वो दरवाजे के पास आता है और उसकी धातु की सलाखों को हिलाना शुरू कर देता है। हैरानी की बात यह है कि लगातार खून बहने के कारण धातु की छड़ें जंग खा गई हैं और वे आसानी से निकल जाता है। इसके साथ वो अपनी कोठरी और अंत में पूरी जगह से भाग जाता है। निम्नलिखित दृश्य में हमें अतीत में ले जाया जाता है, जिस दिन सुजुकी का जन्म हुआ था। उसकी मां की मृत्यु प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण होती है, जबकि उसके पिता जेल के अंदर सड़ रहे हैं। इस वजह से उनका पालन पोषण उनके विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक दिन जैसा कि सुजुकी जंगल में अपने पाकौर कौशल का अभ्यास कर रहा है, अचानक उसके भगोड़े पिता उसके पास आते हैं। कुछ समय के लिए दोनों अपने बंधनों में बंध जाते हैं और सुजुकी ने अपने पिता की छाती पर एक ही टैटू देखा।
दुर्भाग्य से जब कुछ अधिकारी आते हैं और पिताजी का पीछा करना शुरू करते हैं तो उन दोनों की बातचीत वही खत्म हो जाती है। यह देखकर सुजुकी किसी दिन अपने पिता से मिलने की कसम खाता है। वर्तमान में वापस सुजुकी फिर से पटरियों के माध्यम से चल रहा है जब उसे श्री कनेमुरा द्वारा रोका जाता है। पूर्व वार्डन उसे रुकने के लिए कहता है और आश्चर्यजनक रूप से वह रुक जाता है। थोड़ी देर बाद गार्ड का एक समूह घटनास्थल पर पहुंचता है और उसे ले जाता है। यह देखते हुए कि प्रायश्चित के सबसे गढ़वाले लोग भी सुजुकी को पकड़ नहीं सके, आपराधिक विभाग के प्रमुख ने श्री कनेमुरा को सुजुकी को पृथ्वी पर सबसे घातक जेल तक ले जाने का आदेश दिया, जिसका नाम था प्रिजन आइल। प्रिजन आइल किसी अन्य प्रायश्चित की तरह नहीं है, यह समुद्र के बीच में स्थित है जिसके चारों तरफ बेहद खतरनाक धाराएं हैं। इसके अलावा आसपास के पानी में शार्क भी होती हैं, जिससे बचना असंभव हो जाता है। प्रायश्चित के अंदरूनी हिस्से भी उतने ही भयानक हैं। जगह के चारों ओर सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता है तो उसे देखते ही गोली मार दी जाती है। कैदियों को जहरीला खाना भी दिया जाता है जिससे वे धीरे धीरे पागल हो जाते हैं। जब सुजुकी वहां पहुंचती है तो वो तुरंत अपने सेल के अंदर बंद हो जाता है। सेल एक साथ रखी गई छड़ों का एक गुच्छा है जो सुजुकी को उसके पूरे शरीर के चारों ओर बांधता है। नतीजतन उसे 1 इंच भी हिल डुल नहीं सकते, भागने की तो बात ही छोड़ दें। कहीं और श्री कनेमुरा जेल पुस्तकालय में प्रवेश करते हैं और सुजुकी के बारे में जानकारी खोजना शुरू करते हैं। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे अंततः कुछ पुरानी फाइलें मिलती हैं और उन फाइलों में और जानकारी ढूंढने लगते हैं। वापस जेल के अंदर सुजुकी अपने सेल के अंदर ध्यान कर रही है। हालांकि उस जगह से भागना नामुमकिन सा लगता है, उसके मन में एक विचार आता है। थोड़ी देर बाद वो अपना ध्यान समाप्त करता है और अपनी आंखें खोलता है। फिर वो अपने दोनों कंधों को हटा देता है और धीरे धीरे छोटे से कारावास से बाहर निकल जाता है। जब वो ऐसा कर रहा था एक कैदी ने उसे देख लिया था, लेकिन चूंकि वो बहुत नशे में है वो एक शब्द भी नहीं कहता है। इस बीच जैसा कि श्री कनेमुरा अभी भी अपने शोध में तल्लीन है, द्वीप में अलार्म बंद हो जाता है। हालांकि चिंतित होने के बजाय जेल वार्डन खुश हो जाता है क्योंकि द्वीप से बचने का वस्तुतः कोई रास्ता नहीं है। वो इस बात से भी खुश है कि उसके गार्डों को आखिरकार एक कैदी को मारने का मौका मिल गया है। श्री कनेमुरा उसे बताने की कोशिश करते हैं कि सुजुकी एक प्रतिभाशाली है, लेकिन वार्डन उसकी उपेक्षा करता है और कहता है कि वे अगली सुबह खोज अभियान शुरू करेंगे। सुबह के समय पूरे द्वीप में कई गार्ड भेजे जाते हैं और उनमें से प्रत्येक के पास राइफल होती है। जैसे ही वार्डन अपने बाकी लोगों को ब्रीफिंग कर रहा है, श्री कनेमुरा अचानक आते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि सुजुकी वास्तव में अपने पिता की तलाश कर रही है जो कि द्वीप पर कैद है। यह बात सभी को हैरान कर देती है और यहाँ आखिरकार सच्चाई सामने आ जाती है। यह पता चला कि सब कुछ सुजुकी की योजना थी। उसने जानबूझकर खुद को जेल में डाल लिया और हर बार भाग निकला ताकि वो अंततः प्रिजन एल्स तक पहुंच सके। उसका मुख्य मिशन अपने पिता को ढूंढना और उसके साथ भाग जाना है। कहीं और सुजुकी आखिरकार अपने पिता से मिलती है और दोनों का भावनात्मक पुनर्मिलन होता है। दुर्भाग्य से श्री कनेमुरा, वार्डन और अन्य पुरुषों की भीड़ भी उसी स्थान पर पहुंच रही है। हैरानी की बात यह है कि जब वे वहां पहुंचते हैं तो सुजुकी और बूढ़ा पहले ही जा चुके होते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में सुजुकी अपने पिता को द्वीप के किनारे पर ले जाती है जहां उनके पास एक पैराग्लाइडर तैयार है। फिर दोनों ग्लाइडर पर सवार हो जाते हैं और उस जगह से उड़ जाते हैं। इस बीच श्री कनेमुरा एक बूढ़े व्यक्ति से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं जो उसी कमरे में रहता था जिसमें सुजुकी के पिता रहते थे। तभी वो आदमी के सीने पर वही टैटू देखता है और अचंभित हो जाता है। फिल्म यही समाप्त होती है और श्री कनेमुरा बताते हैं कि इतने वर्षों की योजना के बाद सुजुकी गलत आदमी के साथ भाग गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।